डियर ESDAcians, अभी इस वक्त मेरे साथ में दीक्षा रुपेरी है। तो ये कोविड वॉरियर है। इसने किस तरीके से इस कोविड-19 के ऊपर मात की है, हम उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी थोड़ा बना के भेजा था, लेकिन अब हम दीक्षा के ही खुद के मुंह से सुनते हैं कि कैसे जब उसका पूरा परिवार पॉजिटिव हो चुका था तो वो अकेली ही क्यों नेगेटिव थी पूरे परिवार में। और वो एक पैनिक सिचुएशन थी क्योंकि सबको बुखार आ गया था, सबकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, सबको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था। वो सारी सिचुएशन अकेली दीक्षा ने कैसे हैंडल करी और किस तरीके से सारे परिवार वालों को ठीक करवाया और वापस से घर पे लाया और फिर उनके सबका ख्याल रखा। तो हम दीक्षा के ही मुंह से सुनते हैं कि दीक्षा, आपने कैसे वो सारी सिचुएशन हैंडल की और ऐसा क्या था कि जिस वजह से आप खुद नेगेटिव थी। लगातार 4-5 दिन आप पूरे परिवार के साथ में रही और वो सारे तकलीफ़ में थे, बीमार पड़ गए थे, बुखार आया था, लेकिन आप ही अकेली नेगेटिव थी। तो ऐसा कुछ तो रीज़न होगा कि जिस वजह से ऐसा हुआ आपके साथ में। सबसे पहले मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी घर में, क्योंकि वो एक टेलर है और उनके शॉप पे कई सारे लोग आते हैं मास्क बनाने के लिए। तो उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और हमने उनको रेस्ट करने के लिए घर पर ही रखा और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, ताकि हमको ये लग रहा था कि वायरस बाहर से अंदर ना आए, बट वो एक्चुअली गलत था। हमने वेंटिलेशन के लिए सब खुला रखना चाहिए था। और एक एक करके फिर मेरे मम्मी, भाई और बहन सबकी तबीयत बिगड़ती गई। मुझे एक्चुअली टेंशन आ रहा था कि अभी क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं ही ऐसे थी कि मुझे इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा था। तो सबका टेस्ट करवाया। सबसे पहले पापा का टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर पूरे फैमिली का कराया। तो उसमें मेरे मम्मी, मेरे भाई और बहन तीनों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए और मेरा रिपोर्ट निगेटिव था। सबको मुझे एक एक करके हॉस्पिटलाइज़ करना ही था, क्योंकि सभी को सिम्टम्स थे। और मेरे HR टीम के सपोर्ट से मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज़ कर देना चाहिए। एक एक करके मैंने उनको कोविड सेंटर में छोड़ दिया। बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न, क्योंकि मैं नेगेटिव थी और इतने 4-5 दिन लगातार उनके साथ में रहने के बाद, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के साथ रहने के बाद, उनके साथ खाने पीने के बाद भी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा इम्यूनिटी लेवल हाई हो चुका था। क्योंकि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च एंडिंग से, मैं 1 मील अ डे प्रैक्टिस कर रही हूँ, विच इज़ नथिंग बट द फास्टिंग। 23 आवर्स ऑफ फास्टिंग मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसकी वजह से इम्यूनिटी अच्छी हो गई। वायरसेस और बीमारियों से लड़ने का जो हमारे बॉडी का एक स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ गया। इसकी वजह से मुझे कोई इन्फेक्शन या फिर सिम्टम नहीं आए। और इसके लिए मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर अनिमेश पाटिल की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 1 मील अ डे और फास्टिंग का महत्व पूरी तरह से समझाया। बट फिर भी मैं इतना इंक्लाइन नहीं थी फास्टिंग की तरफ। आई वॉज प्रैक्टिसिंग 1 मील अ डे, तो मैं दिन में कभी भी खा लेती थी। बट किस टाइम पे क्या और कितना खाना चाहिए ये मुझे मिस्टर पीयूष सोमानी ने बताया। तो उसके बाद मेरे इंसाइट्स और मेरे थॉट्स जो थे 1 मील अ डे को लेके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते गए और फिर मैंने डेडिकेटेडली उस पर काम करना शुरू किया। टिल नाउ मैं सिर्फ 1 मील अ डे पर ही हूँ और अभी तक मैंने 6.5 kgs लॉस्ट किया है मेरा वेट। एंटी एजिंग भी इसका एक बड़ा फ़ायदा है। मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरे पिंपल्स गए, काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ मुझे 1 मील अ डे से। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। इसके लिए मैं मेरे स्पिरिचुअल गुरु और मिस्टर पीयूष सोमानी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि दीक्षा ने हमको बताया कि 1 मील अ डे से कैसे उसका फ़ायदा हुआ है, तो फास्टिंग के अनगिनत फ़ायदे हैं। तो आप अगर देखेंगे कि दुनिया का हर जानवर जो होता है, तो किसी को भी ये गारंटी नहीं होती कि हर वक्त उसको खाना मिलता रहेगा। तो सिर्फ इंसान ही ऐसा बन चुका है कि जो पूरे वक्त खाना मतलब उसको अवेलेबल भी है और खा रहा होता है। और वो ऐसी अनाप शनाप सी चीज़ें खा रहा होता है कि जिसका कभी भी हिस्ट्री में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कभी आज से 200-300 साल पहले जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा या बर्गर या वड़ा पाव या पाव भाजी या फिर पानी पूरी, इतनी अनाप शनाप चीज़ें, ये कॉर्नफ्लावर आ गया है, अजीनोमोटो आ गया है, ये रिफ़ाइंड, डबल रिफ़ाइंड, ट्रिपल रिफ़ाइंड तेल आ गए दुनिया भर के। इस तरीके की सारी जो चीज़ें आई है, ये एकदम डिज़ास्टर है। इनमें से कोई भी चीज़ खाने योग्य नहीं है, लेकिन हमको पता ही नहीं है।
कि क्या खाने के लायक है और क्या खाने लायक नहीं है। इसलिए बच्चे जो है, बच्चों में हम देख रहे हैं कि खासकर बहुत ज़्यादा मोटापा आ रहा है और लगभग ऑन एन एवरेज अच्छे घरों में रहने वाले सभी लोग ओबीस है, सबका वेट ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट आ रहा है लोगों का। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। खाना हमको अब थोड़ा कम करना चाहिए और अगर आप मतलब 1 मील अ डे के ऊपर नहीं शिफ्ट हो सकते हो तो 2 मील अ डे पे करो। और 2 मील अ डे भी ऐसा करो कि आपने एक खाना आपने 11 बजे खाया है तो अगला खाना आपने 4 बजे 5 बजे खा लिया, उसके बाद में आपने कुछ नहीं खाया। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ ये कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन कंप्लीट फास्टिंग कर सकते हो। तो 24 से 48 घंटे की फास्टिंग जो होती है, जिसमें सिर्फ पानी पीते हैं और ग्रीन टी ऐसा कुछ ले लिया बिना शक्कर वाला, तो 24 से 48 घंटे की ये जो फास्टिंग का पीरियड होता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट कर देता है। हमने हमारे प्रधानमंत्री को सुना है, कई देशों के प्रधानमंत्री को सुना है कि उनको जब भी ऐसा लगे कि सर्दी खांसी हो गई तो उस बीच में वो 1 दिन का 2 दिन का फास्ट कर लेते हैं। नवरात्रि आती है, नवरात्रि में तो अधिकतम मतलब लोग जो है स्पिरिचुअल लोग हैं, लगातार 9 दिन तक फास्ट करते हैं, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। तो फास्टिंग से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फास्टिंग से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ये एक 24 आवर्स की फास्टिंग में 2000% HGH बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति का संचार होता है। प्राण शक्ति जो हमारे शरीर में है, ये प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और शरीर के अंदर जो भी चीज़ का नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, ये प्राण शक्ति ठीक करना शुरू करती है। प्राण शक्ति एक समय पर सिर्फ एक काम कर सकती है, शरीर को ठीक कर सकती है या फिर खाना हजम कर सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये सब चीज़ें खा रहे हैं। सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं। 12-12 घंटे 24-24 घंटे लगते हैं जो चीज़ को हजम करने को। प्राण शक्ति लड़ती रहती है। वो चीज़ हमने खा ली, उसके साथ में प्राण शक्ति पूरे समय उसको हजम करने की कोशिश में लगी रहती है, तब तक और पेट में डाल दिया। रात को 10 बजे 11 बजे फिर खा के सो गए, प्राण शक्ति उसको सुबह 6-7 बजे तक हजम करती है, तो आदमी उठ के फिर खा लेता कि अरे भूख लगी है, उठो और खा लो। तो पूरा दिन इंसान खा रहा है, तो प्राण शक्ति को आपके शरीर में कोई चीज़ ठीक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब प्राण शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी शरीर की, तो शरीर में कुछ ना कुछ कमज़ोरी आती जाएगी। पैंक्रियास ख़राब हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, उस वजह से डायबिटीज़ होगा आपको, या फिर आपका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा कि दिल की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। और एक बार वो बीमारी लग गई, फिर जब कोई रेस्पिरेटरी वायरस आएगा और वो फेफड़ों में जाएगा, तो आपका पूरी प्राण शक्ति जुड़ जाएगी उस वायरस से लड़ने में। तो जो चीज़ पहले से ही कमज़ोर थी, लीवर कमज़ोर था, पैंक्रियास कमज़ोर था, दिल कमज़ोर था, तो ऑटोमेटिकली वो और कमज़ोर होता चला जाएगा और फिर इंसान मरेगा उस वजह से कि लीवर फेल हो गया है या हार्ट फेल हो गया है। लेकिन कमज़ोरी आपकी ये थी कि आपकी शरीर की प्राण शक्ति जो थी पूरी तरीके से फेल हो रखी थी। और आपको प्राण शक्ति को अगर ठीक करना है तो कम से कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करना है और बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है। दीक्षा को मार्च से पहले, ये लॉकडाउन जो लगा इससे पहले कुछ क्रॉनिक डिजीजेस भी थी, वो बताती है। तो ऐसा क्या था और क्या चेंज हुआ है पिछले 6 महीनों में कि जिसको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थे वो भी कोविड में नेगेटिव रही और उसने अपना इम्यूनिटी बढ़ा लिया, वेट लॉस कर लिया, दिखने में भी अभी वो और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो ऐसा क्या किया दीक्षा, आप बताओ तो आपने कैसे क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर, कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ थी और कैसे इस पर मात की? मुझे क्रॉनिक अर्टिकेरिया हम जिसको बोलते हैं छपाकी हिंदी में, पित्ती उछलना, वो बहुत पुराने मतलब टाइम से है। पिछले 2 साल से मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ। मैंने कंटिन्यू 6 महीने तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया ये इस बीमारी से बाहर आने के लिए, बट उसका कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से मेरी इम्यूनिटी सप्रेस होती गई और मेरे स्किन पे झुर्रियाँ, उसके बाद में पिंपल्स, मेरी स्किन का डलनेस, ये सब बढ़ने लगा था। पेट के भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इंडाइजेशन वगैरह, ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से मुझे होने लगा था। बट जैसे ही मैंने 1 मील अ डे पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे करके मेरी दवाइयाँ अपने आप ही बंद होती गई, क्योंकि मेरी स्किन पे कहीं पे भी एक दाग भी नहीं आ रहा था। जबकि जब मैं सफ़र कर रही थी तो मेरे स्कैल्प से लेके पैर के टोज़ तक रेड छपाकी उठती थी मेरी पूरी बॉडी पे। बट अभी एक डॉट भी नहीं आता है मुझे, एक पिंपल भी नहीं है उस छपाकी का, और अभी मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ।
ये 1 मील अ डे और फास्टिंग की वजह से ही हुआ है। इसमें मैंने जो चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड की, जैसे प्रोटीन और डाइटरी फैट्स, इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ग्लूटेन जिसमें भी है, वो चीज़ें मैंने पूरी तरीके से बंद कर दी है और अभी मैं हेल्दी प्रोटीन और न्यूट्रिशियस डाइट लेती हूँ, जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमें ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स से मिलते हैं। और जो हमारे स्प्राउट्स है, उनसे हमें काफ़ी सारे कन्वर्टेड स्टार्च इनटू प्रोटीन जो है, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें मैंने जहाँ से इम्प्लीमेंट की, वहाँ से लेके अब तक मुझे क्रोनिक डिसीज़ का कोई भी सिम्टम नहीं है। मेरी एलर्जी पूरी तरीके से जा चुकी है और मैं अब पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। तो बहुत बढ़िया दीक्षा ने कम शब्दों में हमको गाइड किया कि जैसे अंकुरित अनाज है, तो अंकुरित अनाज वो खा रही है, उसको हल्का से ही पकाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं अंकुरित अनाज को कुकर में डाल के सीटी बजा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं उसको। आपको कुकर में नहीं डालना है, आपको ऐसी कोई भी चीज़ पकानी है तो आप बाहर खुले में पकाइए और धीमी आंच के ऊपर उसको पकाइए। 25-30 मिनट लगते हैं कोई चीज़ को पकने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीमी आंच में उसको पकाइए। सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उनको खाइए। दाल जो हम पॉलिश दाल लेके आते हैं, मूंग की दाल तब पॉलिश्ड होती है, मसूर पॉलिश्ड होता है, तूर दाल पॉलिश होती है, ये पॉलिश दालें ना खाते हुए पूरी जो साबुत दालें जो होती है, हम उनको लाए, उनको पहले दिन अच्छे से भिगोए, अगले दिन उसको थोड़ा सा हम उसको स्प्राउट होने दें, अंकुरित होने दें, और उसके बाद में उन दालों को पकाए, तो उसके अंदर का स्टार्च जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 मील अ डे आप तभी अच्छे से कर सकते हो कि जब आपके खाने में स्टार्च कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। अगर आपके खाने में स्टार्च ज़्यादा होगा, जैसे साबूदाना होता है या फिर चावल होता है, ऐसे कोई अगर चीज़ आप खाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको फिर मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अपने आप को कि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही तो अब मेरे को खाना है। तो हर 2-3 घंटे में इंसान फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए भागता है आगे। लेकिन जब आपके खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें होंगी तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। आप अपने जीवन में ये परिवर्तन करके देखिए। चने होते हैं, चने को भी अगर हम स्प्राउट कर ले, अगर 24 घंटे हम उसको पानी में भिगो के रखें और उसके बाद में 12 से 18 घंटे हम उसको सिर्फ कपड़े में बांध के रखें, तो उससे हम देखेंगे कि चने को भी अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित चना आप अगर खाओगे और थोड़ा सा भी खा लोगे, मुट्ठी भर जितना, मतलब इतने हाथ में जितना चना बैठता है, इतना भी अगर इंसान एक बार खा ले तो उसको 24 घंटों तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए वो सारा आपको मिल चुका है। तो थैंक यू दीक्षा, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। काफ़ी सारी लड़कियों को भी ब्यूटी टिप्स भी मिल जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा शुरू में मुश्किल है। 1 मील अ डे कैसे करे, कैसे नहीं करे, और थोड़ा कमज़ोरी लगती है। पहले 3-4 महीने मुश्किल होते हैं। आपका मैं मान सकता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर मतलब वो पावर बिल्ड किया होगा और तब जाके कर पाई होगी, क्योंकि मैं भी 7 साल से मैं ये मेरा एक डाइट प्लान जो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ और 78 से मैं खुद भी 60 पे आया हूँ। तो शुरू के 4 महीने बहुत मुश्किल होते हैं और हमारा ही ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बार बार हमको बोलता है कि नहीं, कमज़ोरी आ रही है, वीकनेस आ रहा है, खाना खा ले, अवेलेबल है खाना तो खा ले। इस तरीके से हम एक दूसरे को बार बार हम अपने आप को फॉल्स सिग्नल दे के हम मजबूर कर रहे होते कि खा ले, और ऐसे ही कई लोग तोड़ देते, अपना फास्टिंग तोड़ देते। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये महामारी कोई यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है, ये और भी चलने वाली, कहाँ तक चलने वाली किसी को पता नहीं है। और आप अगर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू वाली जो बीमारी आई थी और वो 1920 तक चली थी, लगातार 2-2.5 साल तक वो बीमारी चली थी, जिसमें देश के 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। उसमें महात्मा गांधी तक इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन जैसे ही वो इन्फेक्ट हुए उन्होंने तुरंत फास्टिंग शुरू कर दिया था और महात्मा गांधी उसमें से बाहर निकले थे, उस बीमारी में से बाहर निकले थे। हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते कि जब भी उन्हें सर्दी खांसी का सिम्टम लगे तो वो भी फास्टिंग कर लेते। तो आप सब भी फास्टिंग को अपनाइए और धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। 14 घंटे फास्टिंग, 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, ऐसे करके ही फास्टिंग को बढ़ाइए। एक ही दिन में बहुत लंबा फास्टिंग करने की कोशिश करके आप उसको कर नहीं पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना फास्टिंग विंडो बढ़ाइए।